हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जून पॉलिटिकॉन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर जो है हमारा स्टेट की पार्ट था चैटर्जी के द्वारा। तो ये मैंने रेफरेंस बुक के तौर पे ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया जो मेहता एंड जयाल का है उसको यूज किया। ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो जेएनयू के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले द स्टेट स्ट्रक्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था। इसमें जो हम ये सारे जो हमारे लाइन्स अभी हैं ये एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है। बस एक कॉन्सेप्ट बना लेना है कि किस हिसाब से इंडियन स्टेट का नेचर रहा है। और बाकी इसमें जो जितने भी थिंकर्स आते हैं और कौन से थिंकर्स ने कौन से टर्म्स को यूज़ किया था, उन्होंने इंडियन स्टेट को किस तरीके से एनालाइज किया था, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी हम देख लेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो इंडियन स्टेट का जो नेचर था इंडिपेंडेंस के बाद, वो एक प्रकार से दो तरीके से हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे। पहला ये होता है कि ऐसा हम देखते हैं कि बहुत सारा जो हमारा ट्रेड्स है इंडियन स्टेट का, इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट का, वो कॉलोनियल स्टेट जैसा ही है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, इंडियन स्टेट जो है बहुत तरीके से कॉलोनियल स्टेट से डिफरेंट है। ठीक है। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि ऐसे कौन सारी चीज़ें हैं जो कि यूनिक था हमारे इंडियन स्टेट में, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस के बाद आया कॉलोनियल स्टेट। तो हम देखते हैं कि सॉवरेन इलेक्टेड लेजिस्लेचर है हमारे पास, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे था। कॉलोनियल इंडिया में ऐसा नहीं था। हमारे पास लेजिस्लेचर्स था, लेकिन वो इलेक्टेड भी था और नॉमिनेटेड भी होता था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे नहीं होता था। और सॉवरेन तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर दूसरा है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल है। फेडरलिज्म जनरली उसको कहते हैं जहाँ पे जो पावर है एटलीस्ट टू स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स में जो है डिवीजन होना चाहिए, एक सेंटर और एक स्टेट। तीसरा हो तो बहुत अच्छा, लेकिन एटलीस्ट ये नियम होता है कि टू स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर का शेयर होना चाहिए। तो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ एक सेंटर है और स्टेट है। सेंट्रल लिस्ट भी है हमारे पास, स्टेट लिस्ट भी है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, लेकिन वो हैविली इंक्लाइंड किसकी तरफ है, यूनियन की तरफ है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है स्टेट से ज़्यादा पावर होता है। हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है जो कि ब्रिटिश टाइप का है। यहाँ यानी कि यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव रोल जो प्ले करता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। और एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है और वो पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी भी लॉ पे जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि इनके द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड है या फिर नहीं है। लेकिन बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि कॉलोनियल पीरियड से जो है ले लिए गए, लाइक बेसिक apparatus ऑफ गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द स्टील फ्रेम वाज रिटन फ्रॉम कॉलोनियल पीरियड लाइक आईसीएस, नेम चेंज टू आईएस। तो जो हमारा मेनली गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जो बेसिक apparatus था, वो क्या था, हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस था। यानी जो कॉलोनियल पीरियड में आईसीएस के नाम से जाना जाता था, उसको टोटली जो है रिटेन कर लिया गया, इसको कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हैं। तो वो जो कि आईसीएस का नाम बदल के बाद में आईएएस कर दिया गया। आईएएस जो है वो इंडिया के डेवलपमेंटल हिस्ट्री में स्टोरी में एक बहुत ही क्रूशियल रोल आगे चल के प्ले करता है। कि जो आईएएस होते थे वही डिस्ट्रिक्ट का जो है हेड होता था, इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट हेड। और जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आती थी वो उस आईएएस के थ्रू ही जो है, यानी जो वो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है उसके थ्रू ही पास करता था। तो ये जो स्टील फ्रेम है इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट रहा गया, जो कि कॉलोनियल पीरियड से इनहेरिट किया गया। फिर क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ वाज आल्सो इनहेरिटेड फ्रॉम कॉलोनियल पीरियड लाइक आईपीसी सीआरपीसी। जितने भी सिविल और क्रिमिनल लॉ थे हमारे, जो रूल थे वो भी कॉलोनियल पीरियड से जो है ले लिया गया, लाइक इंडियन पिनल कोड। ठीक है। और फिर सीआरपीसी। इंडियन आर्मी भी जो है मेंटेन अ कंटिन्यूइंग हिस्ट्री फ्रॉम कॉलोनियल पीरियड। आर्मी वाज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, इज वेरी सक्सेसफुल इन इंडिया। और जो हमारा इंडियन आर्मी था उसे भी ब्रिटिश पीरियड से, यानी कॉलोनियल पीरियड वाला ही स्ट्रक्चर में लिया गया, जिसमें आर्मी जो है वो के पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर रह करके वो काम करता है। और इंडिया में वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा इन कंपेरिजन टू अदर पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो इंडिया में आर्मी हमेशा जो है पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर रहा और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ। अब स्टेट एंड पॉलिटिक्स 1947 से 60 का नेचर को हम लोग देखेंगे कि वो कैसा था, और फिर इसके अगले सेक्शन में देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि उसको पॉलिटिकल थिंकर्स ने किस तरीके से देखा है। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। दिस पीरियड इज नोन एज कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम के नाम से इस पीरियड को जाना जाता है। एनालाइज बाद में करेंगे। आप लोग सोच रहे हैं मैं रजनी कोठारी का नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ, वो लेंगे अगले सेक्शन में।
तो कांग्रेस सिस्टम पहले था क्या उसको देखते हैं। 1947 से 60 से के बीच में जितने भी इलेक्शन होते हैं, हमारे पास पहला इलेक्शन 1951-2 में होता है, जिसमें कांग्रेस जीतती है, फिर 57 में भी कांग्रेस जीती है, 62 में भी कांग्रेस जीती है, 67 में भी कांग्रेस जीती है और 70 में भी कांग्रेस जीतती है। लेकिन 1947 से 60 तक का जो समय होता है वो उसको मेनली कांग्रेस सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या है, जो कांग्रेस पार्टी है वो सेंटर में भी सरकार चला रही है और स्टेट्स में भी सरकार चला रही है। स्टेट बार-बार कन्फ्यूज़ हो रहेंगे। एक स्टेट होता है नॉर्मली, जो हम स्टेट का पूरा स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है? और यहाँ हम जो स्टेट्स का नाम ले रहे हैं बार-बार प्रोविंशियल यूनिट, तो हम रिप्लेस करते हैं। यहाँ स्टेट नहीं बोल के प्रोविंशियल यूनिट बोलेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों को कांग्रेस चला रही है, ठीक है? ये कांग्रेस सिस्टम है। स्टेट के पास यानी जो प्रोविंशियल यूनिट है उसके पास प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। मतलब ये नहीं है कि जो कांग्रेस की सरकार है सेंटर में, यानी जो नेहरू हैं, वही पूरे स्टेट को मोनोपोलाइज़ करते हैं, पूरे स्टेट के सारे डिसीजन लेते हैं, नहीं। स्टेट के पास यानी प्रोविंशियल यूनिट के पास अपनी एक ऑटोनॉमी है। डेवलपमेंटल स्टेट इंटरवीन इन द इकोनॉमी फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं कि हमारा जो सोशलिस्ट स्टेट था, नेहरूवियन सोशलिज्म था, जिसमें कि जो स्टेट है वो एक डेवलपमेंटल स्टेट था, वेलफेयर स्टेट था। और वो इकोनॉमी में पूरी तरीके से इंटरवेंशन करता था। लेकिन इसके लिए नहीं, कैपिटलिस्ट के पेट भरने के लिए नहीं, पैकेट भरने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल, ऑप्रेस्ड क्लास, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट बाय स्टेट। अब जो हमारा स्टेट है वो हमें एजुकेशन भी प्रोवाइड करा रहा था, हेल्थ भी प्रोवाइड करवा रहा था, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसे कि ट्रेन हो गया और बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो स्टार्ट किए गए, वो सब स्टेट के द्वारा किया गया। हेविली सोशलिस्ट स्टेट था हमारा 47 से 60 तक का समय, इसको कांग्रेस सिस्टम के नाम से। इन 1960s द इकोनॉमिक क्राइसिस फोर्स स्टेट टू इंपोर्ट फूड ग्रेन्स एंड प्राइसेस बिकम है हाई। इंडियन रुपी डिवैल्यूड इन 1966। अब जो है थोड़ा हम डिक्लाइन होने की देखते हैं कि कांग्रेस सिस्टम में जो है डिक्लाइन होना शुरू होगा। 1960s में क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। हमें जो अमेरिका से गेहूँ खरीदना पड़ता है, फूड ग्रेन्स बाय करना पड़ता है, प्राइसेस काफ़ी हाई चले जाता है, जो है हमारा डिस्कंटेंट जो है वो राइज़ होने लगता है। इंडियन रूपी जो है वो भी डिवैल्यू कर दिया जाता है 1966 में। कांग्रेस जो है लॉस्ट इट्स डोमिनेंस इन सेवरल स्टेट। 1967 के इलेक्शन में बहुत सारे स्टेट में कांग्रेस की सरकार चली जाती है, और जो हमारा प्रोविंशियल यूनिट है, यानी जो जैसे जो हमारा स्टेट था उस समय, उसमें जो है जा करके बहुत सारी कॉलिशन गवर्नमेंट जो कि कांग्रेस के साथ रह करके, या फिर खुद जो अदर ऑपोजिशन पार्टीज थे वो अपने में आके कॉलिशन करके सरकार बना लेती है प्रोविंशियल यूनिट में। सेंटर में अभी भी कांग्रेस है। तो इससे क्या हो गया कि जो पहले कांग्रेस के लीडर्स थे, यानी जो नेहरू थे या फिर लाल बहादुर शास्त्री या कुछ समय के लिए इंदिरा गांधी 1967 तक, तो उनको कांग्रेस के ही चीफ मिनिस्टर से जो है कम्युनिकेट करना होता था। लेकिन अब जो है उनको प्रोविंशियल यूनिट में नन कांग्रेस जो है लीडर्स से कम्युनिकेशन करना पड़ रहा था। तो ये सारे चेंजेस जो है 1967 के इलेक्शन के बाद स्टार्ट हो जाता है। अब हम एनालाइज कैसे करते हैं, जो पहला 2 डिकेड्स था उसमें इंडियन स्टेट को जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स थे, स्कॉलर्स थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, उनको उन्होंने कैसे देखा। अर्ली अटेम्प्ट्स वे पाल्मर एंड मॉरिस जॉन्स अंडर लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। दिस एनालिसिस व्हाट सेलिब्रेटरी इन टर्न कास्ट, क्लास, रिलीजन, पेट्रोनेज, डाइवर्सिटी रिगार्डेड एज वेस्टिजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो पहले देखते हैं कि लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या होता है। लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी सिंपली ऐसा लेके चलता है कि अगर आपको आधुनिक बनना है, मॉडर्न बनना है, तो एक सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं, एक सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं, और उसी के बेसिस पे आप जाकर के मॉडर्नाइज नेशन में बदल सकते हैं। ठीक है? तो वो सर्टेन क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो है वो होमोजेनाइजेशन को जो है काफ़ी प्रमोट करता है, मतलब ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें नहीं चाहिए। ठीक है? रिलीजन जैसा चीज़ें जो है उसको प्राइवेट स्फीयर में सिमटा करके रख देना चाहिए। कास्ट, क्लास, ये सारी चीज़ें जो है जो लोगों को बाँटती है, वो एक प्रकार का अंडर डेवलपमेंट को प्रमोट करने का देखा जाता है कि अगर अगर आपके पास ये सब सारी चीज़ें रहेंगी तो आप कभी भी डेवलप्ड नहीं हो पाएंगे। तो लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, अब हम क्या था, हमारा इंडियन स्टेट सेक्युलर था उस समय। तो इस प्रकार से पाल्मर एंड मॉरिस जोन्स का जो मेनली पूरा थ्योरी था वो इंडियन स्टेट को प्रेज ही कर रहा था कि हाँ, ये स्टेट जो है वो धीरे धीरे एक लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के बेसिस पे आगे बढ़ रहा है, और एक समय आने के बाद ये देश मॉडर्न नेशन के रूप में जाना जाएगा। और लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें जो है, यानी कास्ट, क्लास, रिलीजन, पैट्रोनेज, डाइवर्सिटी जो चीज़ें हैं, इसको इंडिया को ख़त्म करना होगा। ठीक है? तो ये सेलिब्रेटरी ही टोन में था। इसका रीज़न एक ये भी हो जाता, मॉरिस जोन्स वगैरह, ये जो पाल्मर वगैरह थे, ये सब एक प्रकार के वेस्टर्न राइटर्स थे और इंडिया डेमोक्रेसी के राह पे चल रहा था। इस कारण से इसको प्रेज़ करने की कोशिश किया जा रहा था ताकि वो उसी के कैंप में हमेशा बिलॉन्ग करें। रजनी कोठारी इंडिया में उस समय बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, ठीक है?
तो उनका जो इंस्पायर्ड थे वो डेविड ईस्टन से। डेविड ईस्टन मतलब आप जान रहे होंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब आप पढ़ेंगे तो डेविड ईस्टन जो है वहाँ पे अमेरिकन स्कूल में थे, तो डेविड ईस्टन ने वहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पूरा एस्टेब्लिशमेंट किया था। तो उनका एक सिस्टम था ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनल फ्रेमवर्क। तो डेविड ईस्टन और रजनी कोठारी काफ़ी एक दूसरे से, रजनी कोठारी डेविड ईस्टन से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, वो अमेरिका जाते आते रहते थे। बाद में जब CSDS की स्थापना भी किए तो वहाँ से उनको काफ़ी फंडिंग भी मिला था। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल फ्रेमवर्क को रजनी कोठारी काफ़ी इम्प्रेस था, तो उन्हीं का ये टर्म था द कांग्रेस सिस्टम। क्या है फीचर्स कांग्रेस सिस्टम का? मेनली जो कांग्रेस पार्टी है वो एक आइडियोलॉजिकल कंसेंसस पे रिप्रेजेंट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो अदर वॉइसेस हैं वो बिल्कुल इंडिया में गायब हैं, वॉइसेस हैं इंडिया में। कांग्रेस पार्टी जो है वो आइडियोलॉजिकल कंसेंसस पे काम कर रहा है। मतलब जितने भी डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज है सबसे बातें करता है और उस बात को लेकर के एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करता है। अपोजिशन पार्टीज एक्टेड एज प्रेशर ग्रुप, और जितनी भी अपोजिशन पार्टी है वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि किसने कहा था, कौन से इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा था कि जो अपोजिशन पार्टीज एक्टेड एज प्रेशर ग्रुप्स इन द कांग्रेस सिस्टम। तो रजनी कोठारी ने कहा कांग्रेस गेन्ड electorally from the distribution of power and patronage, and Congress had a social coalitional support base in electoral terms। तो कांग्रेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कर रहा है और इनके पास पेट्रोनेज भी है। मतलब प्रोविंशियल यूनिट्स में जो है वो जितने भी अच्छे अच्छे क्रीम लीडर्स होते हैं उसको अपने में रख लेता है। मतलब ऐसा कहा जाता था कि अर्ली टू इलेक्शंस में अगर कांग्रेस एक लालटेन को भी, मतलब किसी एक नॉन लिविंग थिंग्स को भी टिकट दे देगी तो वो जीत जाएगा। कांग्रेस के अलावा कोई था ही नहीं फील्ड में। ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज नहीं थे, डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज थे, लेकिन कांग्रेस के आइडियाज के सामने या नेहरू के फिगर के सामने कोई नहीं टिक पाता था। और कांग्रेस सिस्टम के और भी फीचर्स में इस प्रकार हम ले सकते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को याद रखिएगा, कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज एक्टेड एज प्रेशर ग्रुप। कांग्रेस के पास सोशल कोलिशन सपोर्ट बेस था इन इलेक्टोरल टर्म्स। और इसके अलावा जो नेहरू थे खुद वो जो है सारे मिनिस्टर्स को चिट्ठियां लिखा करते थे, और वो चिट्ठी के थ्रू यानी लेटर्स के थ्रू जो है एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करते थे। और इसके अलावा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब ये नहीं, अगर नेहरू हमारे सेंटर में थे तो वो अपनी सारी आइडियाज़ को स्टेट गवर्नमेंट पे थोप देते थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे थोप देते थे, नहीं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ के अगर चीफ मिनिस्टर्स चाहे तो वो जो है डिसेंट अपना दिखा सकता था नेहरू से या फिर जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी था उससे। तो ये पूरा कांग्रेस सिस्टम इस हिसाब से जाना जाता है। एक और टर्म है यहाँ पे, अ, ये लाइन है ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया पेज नंबर 5 में। कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स एडिटेड बाय रजनी कोठारी, ये उनका बुक था 1970 में लिखा, in which it was argued that elements of traditions such as caste or religion could infiltrate a modern system of political institutions, adapt to it, and by transforming themselves find an enduring place within it and aspects of political modernity। तो कास्ट और इंडियन पॉलिटिक्स में रजनी कोठारी ने ये कहा कि जो एलिमेंट्स है ट्रेडिशन का, लाइक कास्ट और रिलीजन, ये इंडिया में खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये जो मॉडर्न सिस्टम है हमारा, जो मॉडर्न सिस्टम आया है यानी डेमोक्रेसी आया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया, लेजिस्लेचर्स आया, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी आया, ये सब में जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर चुका है कास्ट और रिलीजन, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक बहुत ही इंड्योरिंग प्लेस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वो बना चुका है पॉलिटिकल मॉडर्निटी के फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग अगले में सेक्शन में चलते हैं, स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन द 1970s। अब 1970s के डिकेड में स्टेट और पॉलिटिक्स क्या था। अब हम देखते हैं कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कांग्रेस लीड टू ए स्प्लिट इन 1969। 1967 में जब लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हुआ, अ, लाल बहादुर शास्त्री का डेथ पहले हुआ और उनके बाद जो कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन था, यानी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, वो सोचे हम इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और इंदिरा गांधी हमारे इशारे पे चलेगी। लेकिन क्या देखते हैं हम, 1967 में फिर से इलेक्शन होता है, इंदिरा गांधी पावर में आती है और आने वाले 2 साल में ही इंदिरा गांधी कोई एक कठपुतली बन के नहीं रहना चाहती थी, तो वो अपना पावर जो है राइज करना शुरू कर देती है। तो कांग्रेस के सीनियर लीडर का बात मानना बंद कर देती है, दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है और 1969 में जाकर के कांग्रेस स्प्लिट हो जाता है, कांग्रेस बंट जाता है। और जब वहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वीवी गिरी जो है वो जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट के, उनको जो है इंदिरा गांधी के तरफ से सपोर्ट मिल जाता है, वो जो है प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्लियामेंट्रियंस हैं वो इंदिरा गांधी के सपोर्ट में है, उनकी सरकार रह जाती है।
फिर जाकर के कांग्रेस स्प्लिट हो गया 1969 में। अब जो है कांग्रेस डायरेक्टली इंदिरा गांधी के कंट्रोल में आ गया। इंदिरा came into power after 1971 elections with a populist campaign under the slogan of गरीबी हटाओ। और 1971 में फिर से वो इलेक्शन करवा देती है, अर्ली इलेक्शन हो जाता है। और फिर वो इलेक्शन में कैंपेन में नारा देती है, सब जानते हैं गरीबी हटाओ का। और वो फिर से इलेक्शन जीत करके आ जाती है। अब जो है कांग्रेस का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। फ्यू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन कंपेरिजन टू द कांग्रेस सिस्टम ऑफ नेहरू एरा। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है कांग्रेस सिस्टम में वो हमें देखने को मिलेंगे। क्या है? द आइडिया वॉज फॉर्मली स्टेब्लिश दैट द स्टेट इज एवरीथिंग। अब ये आइडिया जो है पूरी तरीके से स्टेब्लिश्ड हो गया था कि जो स्टेट है वही सब कुछ है। मतलब यदि आपके घर का आंधी आया और आंधी से आपके घर के टीन जो शेड होता है वो भी उड़ गया, तो आप बोलेंगे कि सरकार हमें आकर के मेरे घर पे छत लगाएगी। मतलब सरकार इज लाइक माई बाप, है ना, सब कुछ है वो हमारे लिए। स्टेट इज एवरीथिंग। ये आइडिया स्टेब्लिश्ड हो चुका था। कोई नहीं है, कोई कैपिटलिस्ट नहीं है, कोई मुकेश अंबानी, टाटा बिरला नहीं है, सब कुछ क्या है, स्टेट है। स्टेट ही हमें खड़ा करेगा, हमारे लिए एजुकेशन देगा, रोड बनाएगा, हमारे घर बनाएगा, हमें नौकरी देगा, सब कुछ देगा। ये आइडिया पूरी तरीके से स्टेब्लिश्ड हो चुका है। Public sector undertakings launched in earlier decades continued to grow rapidly, and urban middle class and working class become dependent upon its further expansion. अब जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, यानी जो हमारे नवरत्न और महारत्न कंपनियां थी, लाइक गेल, भेल, इंडियन ऑयल, पेट्रोलियम, हिंदुस्तान, जितनी भी कंपनियां थी सरकार की, सब जो है वो अंडरटेकिंग जो है इस जो अर्लियर डिकेट्स में स्टेब्लिश्ड हुआ था, वो अब जो है कंटिन्यू टू ग्रो रैपिडली। रैपिडली मतलब तेजी से ग्रो करना स्टार्ट करता है, और अर्बन मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास कहीं ना कहीं उस पर डिपेंडेंट होना शुरू कर देता है उसके एक्सपेंशन पे। क्यों एक्सपेंड करेगा? इसी तभी हमारा जो है भरण पोषण चलेगा। अर्बन मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास। Massive food crisis lead to green revolution, firstly tried out in better irrigated zones and big farmers from Punjab, Haryana and Western यूपी। पहले जानते हैं जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है, फूड क्राइसिस के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। इसको पहली बार जो है कहाँ ट्राइड किया जाता है? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, जहाँ पे इरिगेशन का सिस्टम पहले ही से ही बहुत ही अच्छा था। और इससे क्या होता है? ये एक नया ऑर्गेनाइज्ड क्लास को राइज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। दिस गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनाइज्ड क्लास दैट ऑफ द रिच फार्मर वुड नाउ बिकम ए प्लेयर इन नेशनल पॉलिटिक्स। अब पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इन किसानों की तरक्की बहुत अधिक हो जाती है, तो ये अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं और ये रिच फार्मर बन जाते हैं, और फिर बात कर करके एक प्रकार से नेशनल पॉलिटिक्स में एक वुड बिकम ए प्लेयर इन नेशनल पॉलिटिक्स। अभी तक केवल बुर्जुआजी थे, अब जो है वो और बुर्जुआजी थे और कौन था? ब्यूरोक्रेट्स था। अब नेशनल पॉलिटिक्स में रिच फार्मर जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्लास के रूप में सामने उभर के आता है। New political strategies of Indira Gandhi and changed nature of Congress. So अब कांग्रेस became highly centralized party. Every member derives their identity through leader. अब जो है कांग्रेस वो सेंट्रलाइज पार्टी बन जाती है। हमें पता था पहले काफी ऑटोनॉमी था, अब ऑटोनॉमी बिल्कुल नहीं है। स्टेट सोशलिज्म हैज चेंज इज फॉर्म वेयर प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट वाज इन कमांड ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेट एंड लोकल स्ट्रक्चर्स। प्रोविंशियल यूनिट्स वाज सीन एज करप्ट, स्लो एंड एंटी डेवलपमेंट। अब जो स्टेट सोशलिज्म पहले भी था लेकिन अभी भी है। अब अंतर यह है कि पहले का जो स्टेट सोशलिज्म था वो सेंट्रल था, लेकिन प्रोविंशियल यूनिट्स भी उसमें काम करते थे, उसकी भी भागीदारी होती थी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो स्टेट सोशलिज्म है वो पूरी तरीके से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के कमांड में आ गया था, और स्टेट और लोकल स्ट्रक्चर्स और प्रोविंशियल यूनिट्स को एक तरीके से करप्ट, स्लो और एंटी डेवलपमेंट के तौर पे देखा जाता था। वेलफेयर पैकेजेस वर नॉट टारगेटेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक ग्रुप्स लाइक SC STs, women, worker or minorities, and delivered in such a way as to produce the impression that they were a gift of the central leadership, Indira Gandhi in particular। मतलब अब जो वेलफेयर पैकेज दिया जा रहा था वो इस तरीके से दिया जा रहा था कि वो स्पेसिफिक ग्रुप्स की तरफ तरफ जो है टारगेट किया जा रहा है। SC STs की तरफ, वोमेन्स की तरफ, वर्क की तरफ और वर्कर की ओर, या फिर माइनॉरिटीज की ओर। इस तरीके से उसको दिया जा रहा था कि ऐसा लगे कि वो सेंट्रल लीडरशिप यानी, और पार्टिकुलर में देखें तो इंदिरा गांधी का गिफ्ट है उन लोगों के पास डायरेक्ट। मतलब वो जो पॉलिसी का पूरा एड कैंपेनिंग था वो इस तरीके से दिखाया जाता था कि लीडर का डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है उस लोगों के से जिसके लिए वो पॉलिसी जो है डायरेक्ट किया गया। सपोज दैट अभी भी हम देखते हैं कि पॉलिसी जो बनाया जा रहा है उसमें एक लीडर का फोटो होता है। लाइक अभी अगर आप कोविन का पोर्टल खोलेंगे कोविड वैक्सीनेशन का, तो उसमें जो है एक साइड में सारा डाटा है और दूसरे साइड में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का फोटो है। तो वो ऐसा लग रहा है कि जो भी वैक्सीन मिल रहा है वो डायरेक्टली हमें किससे मिल रहा है? प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल रहा है।
जबकि हकीकत कुछ और है। जो है वैक्सीन की पूरी पॉलिसी जो है वो पूरी तरीके से उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हाथ खींच करके बाहर कर लिया है और प्राइवेट प्लेयर्स और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया। लेकिन वो दिखाया ऐसा जा रहा है कि वैक्सीन इज अ गिफ्ट फ्रॉम द नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यही सेम चीज जो है उस समय जब इंदिरा गांधी पावर में आई थी तो वो हो रहा था। इन स्पाइट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन द एजिटेशन स्टार्टेड अगेंस्ट इंदिरा गवर्नमेंट। लेकिन फिर क्या देखते हैं 1970 के बाद 5 के बाद उससे पहले ही चिमन भाई पटेल की सरकार गिर जाती है, गुजरात में नवनिर्माण मूवमेंट होता है, फिर बिहार में जाकर के टोटल रिवॉल्यूशन होता है, जेपी उसको लीड करते हैं, मीसा एक्ट आता है, टोटल रिवॉल्यूशन होता है, मीसा एक्ट फिर इमरजेंसी लीड करता है और फिर जाकर के कांग्रेस 1977 के इलेक्शन में नॉर्थ इंडिया से सफाया हो जाती है। लेकिन ये देखते हैं एक्सपीरियंस बहुत ही कम दिनों तक चलता है और 1980 में फिर से इंदिरा गांधी पावर में आ जाती है। अब हम लोग चलते हैं एनालाइजिंग द स्टेट 1970s एंड 1980s। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो इसमें मैक्सिमम जो एनालिसिस करने की कोशिश किया जा रहा है वो मार्क्सिस्ट स्कॉलर के द्वारा हो जा रहा है। अब हमें क्या, जब आप मार्क्सिज्म पढ़ रहे होंगे तो उसमें दो चीज़ आता है। जो कार्ल मार्क्स और एंजल्स थे वो स्टेट का नेचर दो तरीके से बताते हैं। पहला है कि जो स्टेट इज टोटली अ मैनेजिंग कमिटी ऑफ बुर्जुआ अफेयर। मतलब स्टेट में बिल्कुल भी ऑटोनॉमी नहीं है और वो डायरेक्टली जो है वो बुर्जुआ के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। कोई बिल्कुल भी ऑटोनॉमी नहीं है, मतलब बुर्जुआ इज जस्ट लाइक अ स्टेट, स्टेट कुछ नहीं है, बुर्जुआ उसको कंट्रोल कर रहा है। और दूसरा जो है वो एस्पेक्ट भी आता है मार्क्स के राइटिंग्स में, वो है रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट का कॉन्सेप्ट, जिसको उन्होंने 18th ब्रूमियर ऑफ लुइस बोनापार्ट क्लास वॉर इन फ्रांस जैसे टॉपिक्स में जो है एनालिसिस किया था कि नहीं, जो स्टेट है उसके पास थोड़ा बहुत रिलेटिव ऑटोनॉमी होता है। वही पूरा एनालिसिस जो है अब इंडियन स्टेट के पर्सपेक्टिव में अलग अलग स्कॉलर्स करने की कोशिश करते हैं। तो डोमिनेंट क्लास कोलिशन, आखिर जो स्टेट है, जो इंडियन स्टेट पे, उस पर डोमिनेंट किसका है, मतलब कौन उसको चला रहा है, क्या कोई एक ही ग्रुप चला रहा है कि पूरी तरीके से स्टेट जो बुर्जुआ का अफेयर है, बुर्जुआ का कमेटी मैनेजिंग कमेटी है, या फिर उसमें थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी है, या फिर किसका किसका कितना इन्फ्लुएंस है, यही हम इसमें कोशिश करते हैं देखने की, समझने की। तो 1980s में जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर था एनालाइज किया जा रहा था इंडियन स्टेट का, वो 1980s में वो काफ़ी शार्प हुआ, डोमिनेंट क्लास कॉलिशन मॉडल, कि आखिर स्टेट पे जो है किसका डोमिनेंस है, किस क्लास का डोमिनेंस, क्या वो बुर्जुआ है, क्या वो एग्रीकल्चर क्लास है, क्या वो जमींदार है, या फिर वो ब्यूरोक्रेट है। तो प्रणब वर्धन ने ऐसा कहा है कि द कैपिटलिस्ट, द रिच फार्मर्स एंड द ब्यूरोक्रेसी एज द थ्री डोमिनेंट क्लासेस competing and aligning with one another within a political space supervised by a relatively autonomous state। तो प्रणब वर्धन ने मार्क्स के दूसरे वाले एनालिसिस के साथ गया, जिसने उन्होंने कहा कि जो स्टेट है वो कंप्लीटली मैनेजिंग कमिटी नहीं है बुर्जुआ का, रिलेटिवली ऑटोनॉमस है, तीन क्लास इस पे मेनली रूल कर रहा है, कैपिटलिस्ट, रिच फार्मर्स एंड द ब्यूरोक्रेसी। ये तीनों डोमिनेंट क्लास है जो कि स्टेट को रन कर रहा है, कंपीटिंग कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है एक दूसरे से, मतलब कंपटीशन है भी इनके बीच में, और जब जरूरत पड़े तो हाथ भी मिला लेते हैं। ठीक है। और स्टेट जो है वो रिलेटिवली ऑटोनॉमस। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि प्रणब वर्धन ने किन किन क्लासेस को जो है अपने डोमिनेंट क्लास कोलिशन मॉडल में रखा है। तो ऑप्शन 4 आएगा, आप उसमें से चुनना है आपको कि कौन सा नहीं आया, कौन सा नहीं है, लाइक कैपिटलिस्ट, रिच फार्मर्स, ब्यूरोक्रेसी, और चौथा ऑप्शन आ जाएगा वर्किंग क्लास। एग्जाम में आएगा कि प्रणब वर्धन ने क्या नहीं कहा है, तो हो सकता है वर्किंग क्लास जो है वो नहीं होगा, कैपिटलिस्ट, रिच फार्मर्स और ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने कहा। ये प्रीडोमिनेंट क्लास है जो कि स्टेट पे कंट्रोल करता है। अजीन वनायक ये भी जो है उसी तरीके से डोमिनेंट क्लास कोalition मॉडल के भी फेयर में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि emphasize the role of agrarian bourgeoisie in mobilizing electoral support more than its economic strength। लेकिन उन्होंने कहा जो एग्रेरियन बुर्जुआजी होता है उनका ज़्यादा रोल जो है स्टेट पे है, इसीलिए नहीं कि उसका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है या इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री, इसलिए नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि जो एग्रेरियन बुर्जुआजी है उसके पास पावर है इलेक्ट्रल सपोर्ट को मोबिलाइज करने का। मतलब गांव में क्या होता है, एक बहुत बड़े जमींदार होते हैं, पूरे गांव में उन्हीं का खेत होता है और उनके खेत पे जो है सारे लैंडलेस लेबरर्स काम करते हैं। अब जब इलेक्शन होता होगा तो आप देखते होंगे, अब तो नहीं हो रहा है, पुराने समय में बहुत होता, अब भी बहुत सारे रीजन्स में ऐसा होता है। तो पुराने समय में एक ही लोगों का पूरे ज़मीन पे खेत होता था, उस पे लैंडलेस लेबरर्स काम करता था। कोई भी एक बड़ा लीडर आया, अब वो ज़मींदार जिसको सपोर्ट करेगा, उसके लैंड पे काम करने वाले सारे लोग उसी पे सपोर्ट करेंगे। तो कहीं न कहीं उस ज़मींदार का इन्फ्लुएंस किसमें हो गया? पॉलिटिकल सिस्टम में हो गया।
अब वो अपनी पावर का यानी इलेक्टोरल सपोर्ट का जो मोबिलाइजिंग पावर है उसके पास, उसको यूज करके गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। बोलेगा वो हैवी सब्सिडी दे दो, या फिर जमींदारी एबॉलिशन बिल जो था उसको अच्छे से लागू नहीं होने देगा, इरिगेशन का सिस्टम अच्छा कर देगा, बीज सस्ते में उठा लेगा, या जो वर्कर्स के लिए जो रूल आ रहा है, जो जो हमारे मजदूरों के लिए, जो मजदूर क्लास के लिए जो रूल्स आ रहा है कि कितने घंटे ही काम होना चाहिए, या जो मिनिमम वेजेस यही होना चाहिए, उसको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। तो अचिन वनायक ने एग्रेरियन बुर्जुआजी को ज़्यादा इम्फेसाइज किया रोल को। मेनली ये दोनों एक प्रकार से सेम ही कंडीशन में है, पन्नापर्दन अचिन वनायक। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का एक जो है, उन्होंने ऐसा बोला कि अगर इंडियन पॉलिटिक्स को समझना है तो अभी से आज़ादी से लेकर के एक समय तक जो है 1917-19 तक मेनली डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी के बीच में टसल चल रहा है। टसल क्या है? डिमांड पॉलिटी वेयर सोसाइटल डिमांड्स प्रिवेल्स ओवर स्टेट इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल प्रेशर, एंड कमांड पॉलिटी वेयर स्टेट प्रिवेल्स ओवर द सोसाइटी। तो इसमें सिंपली क्या है कि जो हमारा डिमांड पॉलिटी वो क्या है, जो इलेक्ट्रॉल सपोर्ट है लोगों के पास, उस इलेक्ट्रॉल सपोर्ट को लेकर के वो डिमांड करते हैं स्टेट से कि आप हमारे इस काम को कीजिए, नहीं करेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। और कमांड पॉलिटी ये है कि आप इलेक्शन में तो तुम्हारे पास सपोर्ट है, उसके बाद लेकिन सारी पॉलिसी को तो हम ही लागू करेंगे। तो यहाँ पे स्टेट जो है वो सोसाइटी पे प्रिवेल कर जाता है, और कमांड पॉलिटी में स्टेट सोसाइटी पे प्रिवेल करता है, और डिमांड पॉलिटी में सोसाइटी जो है वो स्टेट पे प्रिवेल करता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने दिया था। ये दोनों वाइफ हस्बैंड थे। ठीक है, याद करने के लिए सही रहेगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, फ्रैंकल एंड एमएसए राव। तो फ्रैंकल एंड एमएसए राव का पूरा जो डिस्टिंक्शन था वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बीच में था। उन्होंने सिंपली कहा कि हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया इज द हिस्ट्री ऑफ अपर कास्ट एंड मिडिल क्लास ग्रुप टू सिक्योर देयर प्रिविलेजेस इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, एंड लो कास्ट एंड पुअर क्लासेस इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब देखते हैं क्या है। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है मतलब ब्यूरोक्रेसी हो गया और ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री हो गया। ब्यूरोक्रेसी मतलब आईएएस आईपीएस और जो भी जितना हमारा सिविल सर्विसेज वाला टोटल सेक्टर है। और ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री क्या हो गया? जितना भी हमारा पब्लिक सेक्टर जो है अंडरटेकिंग्स था आज़ादी के समय। तो उन्होंने कहा कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसमें अपर कास्ट और मिडिल क्लास ग्रुप का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो अपने प्रिविलेजेस को वहाँ पे जाके सिक्योर करता है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक पॉलिटिकल पार्टीज और जो लेजिस्लेचर्स है, इसमें मेनली लो कास्ट और पुअर क्लास का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो ठीक है, फ्रैंकल एंड एमएसए राव डिस्टिंक्शन किया पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बीच में। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में अपर कास्ट एंड मिडिल क्लास ग्रुप का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, वो अपने प्रिविलेज को पब्लिक इंस्टीट्यूशन में सिक्योर कर रहा है। और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में लो कास्ट और पुअर क्लासेस जो है अपने एस्पायरेशंस को उसके थ्रू आगे बढ़ा रहा है। तो ये फ्रैंकल एंड एमएसए राव का था। अतुल कोहली क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी, ये याद रखना है, मेनली एग्जाम में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, ये पूछा जा रहा है कि क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया था? तो अतुल कोहली ने दिया था। 2020 के एग्जाम में भी मैथ्स सीरीज में आया था ये कॉन्सेप्ट। In 1980s, the Indian state allowed to decay its democratic institutions and surrendered itself to immediate electoral pressure exerted by various social groups. तो 1980s में हम क्या देखते हैं? अतुल कोहली के अकॉर्डिंग हम नहीं देखते हैं, अतुल कोहली देखता है 1980s में क्या हो रहा है कि जो इंडियन स्टेट है, तो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है वो डिके हो रहा है। मतलब एक प्रकार से उसका जो स्तर है वो अ, अपने प्रिंसिपल बेसिस के नहीं चल के अलग रूट को भी अपनाता है, और जो इलेक्टोरल प्रेशर है जो कि वेरियस सोशल ग्रुप्स के थ्रू आ रहा है उसके प्रति सरेंडर्ड हो जाता है। मतलब वोटिंग मनी वोट पाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का जो प्रिंसिपल है उसको साइड भी रख देता है। तो एक प्रकार का क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अतुल कोहली ने दिया था। सुदीप्ता कबीराज यूज द एंटोनियो ग्राम्सीज आइडिया ऑफ पैसिव रिवॉल्यूशन। पैसिव रिवॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है किसका था? एंटोनियो ग्राम्सी का था। उसमें एंटोनियो ग्राम्सी ने मेनली ये कहा था पैसिव रिवॉल्यूशन मतलब क्या होगा। एक तो पैसिव सुनने में ही आ रहा है, एक्टिव रिवॉल्यूशन मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट है। तो एक्टिव मतलब क्या हो गया? वायलेंट रिवॉल्यूशन होगा और स्टेट को ओवरथ्रो कर दिया जाएगा। पैसिव रिवॉल्यूशन ऐसा तरीका होता है, मेनली ऐसा माना जाता है कि रिवॉल्यूशन तब होगा जब बहुत अधिक इनइक्वालिटी हो जाएगा, सर पानी के ऊपर से बह जाएगा, है ना, बढ़ने लगेगा कि नहीं नहीं अब क्या मतलब कुछ तो हमारे पास है ही नहीं, तो रिवॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, इनइक्वालिटी काफी अधिक हो जाएगा, गरीबी बहुत चरम स्थिति पर पहुंच जाएगी, तो लोग सरकार से बगावत कर देंगे, सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, स्टेट को ओवरथ्रो कर देंगे। लेकिन पैसिव रिवॉल्यूशन तब होने लगता है, मान के चलिए आपके साथ बहुत सारी समस्याएं होने लगी, आपके घर में पानी भी नहीं है, दाल भी नहीं है, चावल भी नहीं है,
स्टेट आया, बोला भाई तुम इसके लिए रिवॉल्यूशन कर दोगे, हमको उठा के फेंक दोगे, लो तुमको हम पानी दे देते हैं, दाल दे देते हैं, चावल देते हैं, खा लो। तुम खा के बैठ गए 10 दिन के लिए। तो ये पैसिव रिवॉल्यूशन हुआ। इस मतलब सिंपली समझ लो, जब जो रिफॉर्म होता है, जो पॉलिसी का मतलब पॉलिसी को ही खत्म नहीं करना है, स्टेट को ही ओवरथ्रो नहीं करना है, स्टेट जो है वो एक रोल प्ले करने लगता है और पॉलिसी के थ्रू, रिफॉर्म के थ्रू जो है लोगों के डिमांड्स को फुलफिल करने लगता है, तो वो पैसिव रिवॉल्यूशन है। ग्रामसी ने ये कहा कि यदि वर्किंग क्लास फेल होगा रिवॉल्यूशन करने में, तो स्टेट जो है वो एक रोल प्ले करना शुरू कर देगा और वो पैसिव रिवॉल्यूशन होगा। मतलब रिवॉल्यूशन को पैसिव रोक रहा है, तुम इधर से धक्के लगाओ तो उधर से भी धक्का आएगा, तो पैसिव हो गया ये। सिंपली मतलब रिफॉर्म के थ्रू, पॉलिसी के थ्रू थोड़े मोड़े सुधार करके जो है रिवॉल्यूशन, बड़े बड़े रिवॉल्यूशन, बड़े बड़े डिसकंटेंट को खत्म कर देगा। तो सुदीप्ता कविराज ने एंटोनियो ग्राम्सी के पैसिव रिवॉल्यूशन को कंसेप्ट को यूज करके इंडिया में अप्लाई किया। और इन्होंने क्या कहा टीचर्स ने, उन्होंने कहा कि पावर हैड टू बी शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट क्लासेस बिकॉज नो सिंगल क्लास एबल टू हेजेमनाइज द पॉलिटिक्स। जो क्लास डोमिनेशन वाला मॉडल था, हम जो पढ़े हैं अभी, वो इसीलिए जरूरी था एज पर सुदीप्ता कविराज, क्योंकि पावर किसी एक ग्रुप जो है अपने आप को पूरी पॉलिटिक्स को हेजेमनाइज करने में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पावर जो है अलग अलग ग्रुप में शेयर हो रहा है। कौन कौन ग्रुप था? बुर्जुआजी, रिच फार्मर्स एंड दी ब्यूरोक्रेट्स। इन तीनों के बीच में पावर शेयर हो रहा है। पावर शेयरिंग भी कोई एक प्रकार का मोनोटोनस प्रोसेस नहीं है कि अभी बुर्जुआ है 2 साल, 2 साल जो एग्रेरियन बुर्जुआजी हो जाएगा और 2 साल के लिए ब्यूरोक्रेट्स हो जाएगा। नहीं, सीजलेस पूल एंड पूल है, विद वन क्लास गेनिंग रिलेटिव एक्सेलेंसी एट वन पॉइंट ओनली टू लूज इट एट अनदर। एक समय पे कोई और अधिक जो है डोमिनेंस हो जाता है और दूसरा थोड़ा दब जाता है, फिर दूसरे समय पे कोई और हो जाता है। तो ये उठापटक चलते रहता है। Provided dominance and decline of industrial elites, rural elites, and bureaucratic managerial elites in relation to passive revolution of capital। और ये सबका जो डिक्लाइन और डोमिनेंस है ना, इंडस्ट्रियल एलिट्स का, रूरल एलिट्स का और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजरियल एलिट का, वो पैसिव रिवॉल्यूशन ऑफ कैपिटल के रिलेशन में सुदत्ता के रविराज ने दिखाया। कैपिटल मतलब क्या? पूंजी। मतलब स्टेट जो है किस पे ज्यादा फोकस कर रहा है? क्या वो फैक्ट्री लगाने पे फोकस कर रहा है? यदि वो फैक्ट्री लगाने पे फोकस कर रहा है और वो अगर फैक्ट्री पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, तो कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स है वो ज्यादा डोमिनेंस हो जाएगा। यदि गवर्नमेंट इस योजना में, इस 5 ईयर प्लान में एग्रेरियन सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, तो जो हमारा एग्रेरियन बुर्जुआजी यानी जो रिच फार्मर्स है उसका डोमिनेंस ज्यादा हो जाएगा। यदि सरकार जो है किसी पब्लिक अंडरटेकिंग्स को बेच करके और प्राइवेट रिजीम में जो लाइसेंस वाला सिस्टम है उसको कम कर देती है, उसमें ढील देती है, नियम में छूट देती है, तो जो हमारे प्राइवेट बुर्जुआ हैं वो ज्यादा डोमिनेंस गेन कर लेते हैं। ये उठापटक चलते रहता है और ये सब डिपेंड किस पे है? पैसिव रिवॉल्यूशन ऑफ कैपिटल पे। तो सुदीप्ता कविराज का ये कॉन्सेप्ट पैसिव रिवॉल्यूशन, एंटोनियो ग्राम्सी, तीनों को लिंक करके दिमाग में रख लीजिए। पैसिव रिवॉल्यूशन इन इंडिया क्या है? कविराज का एनालिसिस 5 पॉइंट है, बहुत ईजी है, हम तुरंत तुरंत बता रहे हैं। रिलेटिव ऑटोनॉमी है स्टेट के पास एज ए होल फ्रॉम द बुर्जुआजी एंड द रूरल एलिट्स। मतलब कोई भी एक क्लास डोमिनेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है स्टेट को, रिलेटिव ऑटोनॉमी है इसका सबसे, बुर्जुआजी से भी और रूरल एलिट से भी। सुपरविजन ऑफ द स्टेट बाय एन इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडरशिप, अ परमानेंट ब्यूरोक्रेसी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। स्टेट है हमारे पास, ठीक है, लेकिन उसका सुपरविजन हो रहा है किसके थ्रू? मतलब सुपरविजन जो है स्टेट का, जो स्टेट पे रूल है किसका? इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडरशिप का है। उसका सुपरविजन कौन कर रहा है? परमानेंट ब्यूरोक्रेसी और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नेगोशिएशन ऑफ क्लास इंटरेस्ट थ्रू ए मल्टी पार्टी इलेक्टोरल सिस्टम। तो क्लास इंटरेस्ट जो है वो मल्टी पार्टी इलेक्टोरल सिस्टम है। वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम तो बहुत पहले ही खत्म हो गया 1967 में। के बाद मल्टी पार्टी कॉलिशन सिस्टम जो शुरू हो रहा है, तो एक प्रकार का क्लास इंटरेस्ट का नेगोशिएशन के रूप में काम कर रहा है। प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम डिस्करेजिंग द एंट्री ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड प्रोमोटिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एक समय तक स्टेट क्या था? प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम था, जो कि फॉरेन कैपिटल को यानी बाहर की कंपनियां को, कैपिटल को इंडिया में आने के लिए रोक रही थी और केवल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट कर रही थी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब ये होता है कि हम वहां से टेक्नोलॉजी लेंगे और खुद उस टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन करेंगे। ये नहीं कि हम वहां से कार बना के लाए और सीधा यहाँ बेच दिए। मार्केट नहीं बनाना है इंडिया को, इंडिया को प्रोडक्शन हब बनाना है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब वहां से हम टेक्नोलॉजी को लाएंगे, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम खुद अपने यहाँ प्रोडक्शन करेंगे। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में ये होता है कि जो प्राइसेस होता है वो काफी हाई चले जाता है। द लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट सेक्टर इन हैवी इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस
माइनिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अब जो स्टेट है, जितने भी लीडिंग रोल, जो स्टेट है जितनी भी हैवी इंडस्ट्री है उसमें लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, वो क्या क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, माइनिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। जो पहले बताए थे स्टेट सोशलिज्म पूरा वाला पूरा स्ट्रक्चर, मतलब स्टेट कंट्रोल ओवर द प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थ्रू ए रिजीम ऑफ लाइसेंसिंग। अब जितने भी प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पे स्टेट जो है वो कंट्रोल कर रहा है। कैसे कर रहा है? लाइसेंसिंग के थ्रू कर रहा है, टैक्सेस के थ्रू कर रहा है, कोटा के थ्रू कर रहा है ना। आपको भी कुछ नहीं लगा सकते जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। 2 महीने तक, साल साल भर तक लाइसेंस कहीं चक्कर लगाते रहिए। द रिलेटिवली ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ द लैंडेड एलिट्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट। अब ऐसा मानना था कबीराज का कि इंडिया में जो पैसिव रिवॉल्यूशन हो रहा है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका है? इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट का, बड़े बड़े बुर्जुआजी का है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, उस पे लैंडेड एलिट्स का जो है ज्यादा इन्फ्लुएंस है। मतलब जितने बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े एग्रेरियन बुर्जुआजी थे, उनका इन्फ्लुएंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे है। नहीं जैसे अभी के एग्जांपल पे ले लें तो मोदी पे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है अडानी अंबानी का है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, यानी नीतीश कुमार, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, या फिर और भी जो जो हमारे चीफ मिनिस्टर है जो स्टेट गवर्नमेंट पे, उस पे किसानों का, जो बड़े बड़े जमींदार है, उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस। ये उस समय का एनालिसिस है, अभी का नहीं है। हम एग्जांपल के थ्रू बस समझाएं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट पे इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट का ज्यादा इन्फ्लुएंस है और स्टेट गवर्नमेंट पे लैंडेड एलिट्स का ज्यादा इन्फ्लुएंस। ये कबीराज का एनालिसिस था, पैसिव रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, बस यहीं तक था। अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। ये मेनली जो है हम देखते हैं कि 1980s के बाद और फिर 1991 के बाद, जब लिबरलाइजेशन, एलपीजी का जो पूरा पॉलिसी आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या क्या चेंज हो रहा है? इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉर्पोरेट क्लास इन कंपेयर टू लैंडेड रूरल एलिट्स। सबसे बड़ी बात क्या हो रहा है? क्योंकि 1991 के बाद, जो हम पहले ही बताए थे, अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है प्राइवेट रिजीम में लाइसेंसिंग में ढील देती है तो जो बुर्जुआजी है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। 1919 के वन के बाद वो सबसे अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आती है। जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स था उसका डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है, और जो प्राइवेट स्ट्रक्चर था, जो कॉरपोरेट था, वो हाई कर जाता है, वो एक हाई हाई राइज होता है उसका। तो इस हिसाब से जो है, जो इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट पे, वो कॉरपोरेट क्लास का ज़्यादा हो जाता है इन कंपेयर टू लैंडेड रूरल एलिट्स। Dismantling of license regime has opened up a new field of competition between state governments to woo capitalist investment, both domestic and foreign. तो अब जो है लाइसेंस रिजीम जैसे ही उसका डिसमेंटल होता है, लाइसेंस रिजीम मतलब क्या? लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है, जिसको जो फैक्ट्री लगाना है लगाओ, है ना, स्टेट तुमको नहीं रोकेगा। और प्रमोट ही करेगा कि अधिक से अधिक फैक्ट्रियां लगे, कंपटीशन बढ़े, कंपटीशन से कंज्यूमर का फायदा होगा, कंपनियां लगेंगी और अधिक प्रोडक्शन होगा। तो ये पूरा लिबरलाइजेशन का पॉलिसी था। लाइसेंस रिजीम खत्म हुआ, अब स्टेट गवर्नमेंट भी है खुद एक कॉम्पिटिटिव मूड में आ गया। अब तक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है खुद वाइब्रेंट गुजरात, नाम सुने ही होंगे ना, वाइब्रेंट गुजरात का समिट करा रही थी, ताकि जो विदेश विदेश के लोग हैं, फॉरेन कैपिटलिस्ट हैं, वो आए और गुजरात में इन्वेस्टमेंट करें। तो ऐसे ऐसे ही वाइब्रेंट गुजरात, अलग अलग हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने आप में कंपटीशन करके अधिक से अधिक कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट अपने स्टेट में लाके लगाना चाहता था। The autonomy of state in negotiating between different class interests is now redefined. Earlier role of urban middle class in leading and operating the developmental activities of the state was significantly weakened. Now the state was seen as corrupt, inefficient and populist and incompetent for developmental project, and accepted the professionalism and commitment of capitalist corporate class. Simply है। अब जो ऑटोनॉमी था स्टेट का अलग अलग क्लास इंटरेस्ट के बीच में नेगोशिएट करने का, वो रीडिफाइन हो गया, खत्म नहीं हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट का कोई रोल ही नहीं है, स्टेट खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, बस मुखौटा नहीं है वो, अभी भी पावर है उसके पास, ऑटोनॉमी है, लेकिन वो रीडिफाइन हो गया है, कम हो गया है ना। और अर्लियर रोल जो है अर्बन मिडिल क्लास का इन लीडिंग एंड ऑपरेटिंग द डेवलपमेंट स्टेट वाज सिग्निफिकेंटली वीकेंड। पहले क्या था, जो अर्बन मिडिल क्लास था वो लीडिंग रोल प्ले कर रहा था डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का स्टेट में, वो कि अब चेंज हो गया, वो अब कमजोर हो गया। अब जो डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस है वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहा है, ज़्यादा झुक रहा है। मतलब और स्टेट को जो है वो करप्ट, पॉपुलिस्ट और इनएफिशिएंट दिखाया जा रहा है, समझा जा रहा है कि स्टेट भ्रष्ट है, नेता सब भ्रष्ट होते हैं।
ये कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, कोई डेवलपमेंट इनसे नहीं हो पाएगा, तो इनको ख़त्म करो। और ज़्यादा भरोसा किस पे आ गया? प्रोफेशनलिज्म एंड कमिटमेंट ऑफ कॉरपोरेट क्लास, कैपिटलिस्ट कॉरपोरेट सेक्टर पे, कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा एफिशिएंट है डेवलपमेंट करने में। तो हॉस्पिटल्स खुलने लगे उनके हाथ के थ्रू, स्कूल्स प्राइवेट खुलने लगे, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में वो आ गए, प्रोडक्शन आ गया, आईटी सेक्टर आ गया। तो ये जितना भी डेवलपमेंट का काम है वो उस पे प्राइवेट सेक्टर पे लोगों का भरोसा ज़्यादा बढ़ गया, और जो स्टेट है उसको इनएफिशिएंट, करप्ट और पॉपुलिस्ट समझा। ये चेंजेस जो है 1991 के बाद जब एलपीजी का पॉलिसी आया तब जो है देखने को मिला। बस ये लास्ट है चैटर्जीज एनालिसिस ऑफ सीएस एंड पीएस। सीएस मतलब सिविल सोसाइटी और पीएस मतलब पॉलिटिकल सोसाइटी। Chatterjee analysis is influenced from Marxist conception of civil society, where CS is a place for bourgeoisie hegemony. अब आपको याद होगा सिविल सोसाइटी का दो कॉन्सेप्ट है, एक लिबरल कॉन्सेप्ट होता है, लिबरल थ्योरी ऑफ सिविल सोसाइटी, और एक होता है मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। तो जो लिबरल थ्योरी ऑफ सिविल सोसाइटी होता है उसमें ऐसा माना जाता है कि सिविल सोसाइटी इज अ प्लेस फॉर एक्सप्रेसिंग डिसेंट अगेंस्ट डिसेंट विद द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और द पीपल हु आर इन पावर। मतलब सीएस जॉब एक ऐसा प्लेस होता है जो कि स्टेट के अगेंस्ट डिसेंट दिखाता है, वो एक प्लेस ऑफ ओपिनियन फॉर्मिंग होता है। स्टेट के अगेंस्ट भी हो सकता है और स्टेट के साथ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे एक प्रकार का डेमोक्रेसी है, सभी लोग आके अपना ओपिनियन देते हैं, फॉर्म होता है। और जैसे कि हम देखे होंगे आप टॉकवेल के कॉन्सेप्ट का सिविल सोसाइटी में क्या है, सिविल सोसाइटी जो है टॉकवेल के कॉन्सेप्ट में दो तरीके से काम करता है। पहला ये होता है कि सिविल सोसाइटी एक डेमोक्रेसी को ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनने में रोकता है, और दूसरा ये होता है कि सिविल सोसाइटी लोगों को ट्रेन भी करता है कि डेमोक्रेसी में सिटीजन का क्या रोल होता है। तो ये लिबरल थ्योरी ऑफ सिविल सोसाइटी था। मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी में सिविल सोसाइटी को एक बुर्जुआजी का प्लेस दिखाया जाता है, जहाँ पे वो स्टेट से ऑटोनॉमी नहीं है, स्टेट से उसका कोई फ्रीडम नहीं है, बल्कि वो स्टेट का ही एक एजेंट है जो कि स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। तो ग्रामसी में भी देखेंगे कि जो सिविल सोसाइटी है वो एक क्या है, बुर्जुआजी हेजेमनी का एक प्लेस है जहाँ पे वो अपने हेजेमनी क्रिएट करता है, आइडियोलॉजिकल कंसेंसस क्रिएट करता है। तो सीएस है। तो पार्थ चैटर्जी का भी जो एनालिसिस था सिविल सोसाइटी का वो ऐसा ही था, मार्क्सिस्ट कंसेप्ट से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड था। तो सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी क्या है, मतलब चैटर्जी के अनुसार अर्बन मिडिल क्लासेस, कैपिटलिस्ट हेजेमनी और कॉर्पोरेट कैपिटल का प्लेस है। एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं कि जो सिविल सोसाइटी है वहाँ पे क्या है, जो हमारे अर्बन मिडिल क्लासेस हैं, अर्बन मतलब शहरी मिडिल क्लासेस, कैपिटलिस्ट हेजेमनी है वहाँ पे, और कॉर्पोरेट कैपिटल है। मतलब जो अमीर अमीर लोग जितने भी हैं या जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं जो अर्बन स्फीयर में रहते हैं, वो अपने ओपिनियन को सिविल सोसाइटी के थ्रू सरकार के पास लेके जाते हैं। ठीक है, तो वो सिविल सोसाइटी इज अ प्लेस फॉर कैपिटलिस्ट हेजेमनी एंड कॉर्पोरेट कैपिटल। वहाँ पे कैपिटलिस्टों की ही बात होती है, आम गरीबों की बात नहीं होती। पॉलिटिकल सोसाइटी क्या है, ये चटर्जी का एनालिसिस है, मेरा नहीं है। जो भी डिसीजन फॉर्म करना है वो चटर्जी के साथ करें। पॉलिटिकल सोसाइटी क्या है, पॉलिटिकल सोसाइटी में अर्बन पुअर क्लासेस, रूरल पॉपुलेशन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। एक जी एग्जाम्पल लेते हैं एनजीओ का। इंडिया में मैक्सिमम एनजीओ का जो वर्क होता है वो अर्बन स्फीयर में सीमित है। अब के समय में बहुत चेंज हो गया है, पहले के समय में मैक्सिमम एनजीओ जो है वो अर्बन स्फीयर में ही काम करते थे। ठीक है, लेकिन अभी का हम क्या देखते हैं कि जो पॉलिटिकल सोसाइटी है वो यहाँ हो गया अर्बन पुअर क्लासेस, रूरल पॉपुलेशन जो है वो पॉलिटिकल सोसाइटी है। नॉन कॉर्पोरेट कैपिटल का इन्फ्लुएंस वहाँ पे जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, डे टू डे नेगोशिएशंस विद स्टेट पावर। एग्जाम्पल क्या हो गया, स्लम्स, स्ट्रीट वेंडर्स स्ट्रगल टू एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। Those in political society make their claims on government and in turn are governed, not within the framework of stable constitutionally defined rights and laws, but rather through temporary, contextual and unstable arrangements arrived at through direct political negotiation. एक एग्जाम्पल देते हैं जो कि चैटर्जी के बुक में है द पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट वाले में। कोलकाता में, कोलकाता में क्या होता है, अभी भी देखते होंगे बहुत सारी जो रेलवे की फैक्ट्री पटरियाँ होती है उसके बगल में कॉलोनी बस आता है। ठीक है, ये कॉलोनी जो है वो इनवैलिड है, इलीगल है।
क्योंकि रेलवे के 100 मीटर ऐसा कुछ नियम होता है कि इसके दायरे में आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, कोई घर नहीं बन सकता, वो रेलवे की ज़मीन है। लेकिन ये लोग आकर के बस जाते हैं। ये लोग सिटीज़न हैं, माइग्रेंट वर्कर्स नहीं हैं। तो चटर्जी के एनालिसिस में, पॉलिटिकल सोसाइटी के एनालिसिस में माइग्रेंट वर्कर या माइग्रेंट की बात नहीं है, इमिग्रेंट्स की बात नहीं है। ये लोग एक सिटीज़न है इंडिया के, इनके पास सब कुछ है, अलग आधार कार्ड भी है, इनके पास वोटर आईडी कार्ड भी है। तो सबसे पहली बात तो ये सिटीज़न हैं। सिटीज़न है तो इनके पास फंडामेंटल राइट्स भी है, सरकार इनको देगा, लेकिन इनको मिलता नहीं है। ये लोग इलीगल कॉलोनीज़ बनाते हैं, इलीगल कॉलोनीज़ में रहते हैं। अब हुआ क्या कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि इन कॉलोनीज़ को यहाँ से हटाओ, ठीक है? पुलिस वहाँ पे गई हटाने के लिए, कॉलोनी को हटाने के लिए गई। अब जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है, तो क्या करते हैं, इन कॉलोनी के जो लोग होते हैं, सारी महिलाओं को आगे करते हैं, उसके आगे बच्चे को भी रख देते हैं और लाइन लगा कर के वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। अब वो बोलते हैं कि हम आपको तोड़ने के लिए नहीं देंगे। अब उस पुलिस में भी जो एक आदमी है, पुलिस का जो एक आदमी है, उसका वहाँ से, वहाँ के लोगों से जो है कोई कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है? मान लो उसके एक कॉन्टैक्ट हो गए, तो बोलते हैं भाई तुम मत तोड़ो। बोला ठीक है, हम 1 घंटे 2 घंटे रुक जाते हैं। अब उसी ग्रुप में से एक आदमी ऐसा है जिसका कॉन्टैक्ट है उस आदमी से जो स्टेट गवर्नमेंट में पावरफुल है। कोलकाता का एग्ज़ाम्पल था, चटर्जी ने जो एग्ज़ाम्पल दिया था वो कोलकाता का एग्ज़ाम्पल था। कोलकाता में उसमें सीपीआई-एम की गवर्नमेंट थी। वो व्यक्ति जो उस एरिया में रहता था, उसने सीपीआई-एम के एक मंत्री को कॉल किया, मंत्री फ़ोन उठाया, मंत्री ने जो है बोला ठीक है, हम जो है कोर्ट में केस फाइल कर देंगे, तो स्टे लग जाएगा। उन्होंने कुछ दिन बाद कोर्ट में फाइल किया, उस वक़्त पुलिस वहाँ से वापस चले गया, कोर्ट में केस फाइल हुआ और कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया कि नहीं, इस इल्लीगल कॉलोनीज़ को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल सोसाइटी। जहाँ पे डे टू डे नेगोशिएशन हो रहा है, इन्फॉर्मली हो रहा है, जहाँ पे जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू काम नहीं हो रहा है, प्रोफेशनल चैनल नहीं है, कोई लीगल चैनल नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मल चैनल है, डे टू डे कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे, वो पॉलिटिकल सोसाइटी है। दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल सोसाइटी। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड रूल्स, रेगुलेशन और फंडामेंटल राइट्स के थ्रू काम नहीं होता है, बल्कि कॉन्टेक्सचुअल होता है, टेम्पररी होता है और एक अनस्टेबल अरेंजमेंट्स होता है। मतलब जो वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, रात में सोएँगे तो उनको ये नहीं पता है कि अगले दिन हो सकता है पुलिस फिर से आकर के हमारे घर को उड़ा दे या जब हम सो रहे हैं उसी वक़्त उड़ा दे। उन्हें पता नहीं होता है। मतलब खतरा एक बार टला तो हमेशा के लिए नहीं टला है। अब डिफरेंस सिविल सोसाइटी में क्या है? वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स है, वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लेटर्स लिखेंगे, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एसोसिएशंस के थ्रू। उनके पास राइट्स है, प्रोटेस्ट करने जाएँगे सड़क पे, तो उनको कोई रोकेगा नहीं, प्रोटेस्ट करना उनका राइट है। वो प्रोटेस्ट भी करेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली होगा, कोई तोड़-फोड़ करके नहीं करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड सिविल सोसाइटी। कॉफ़ी हाउसेस में बैठ के डिस्कशन करेंगे, बुक्स लिखेंगे, आर्टिकल्स लिखेंगे, मैगज़ीन्स निकालेंगे, वो सिविल सोसाइटी है। और पॉलिटिकल सोसाइटी क्या हो गया? ये डे टू डे कॉन्टैक्ट्स हो गया, डे टू डे नेगोशिएशंस हो गया, अनस्टेबल अरेंजमेंट्स हो गया। बस ध्यान ये रखना है कि पॉलिटिकल सोसाइटी में जो सिटीज़न हैं, जो लोग हैं वो सिटीज़न्स हैं इंडिया के। उनके पास राइट्स है लेकिन मिला नहीं है ना? ऐसा नहीं कि वो रोहिंग्या है, रोहिंग्या का कोई डिस्कशन नहीं हो रहा चटर्जी के एनालिसिस में। तो चटर्जी के एनालिसिस में जो लोग पॉलिटिकल सोसाइटी में हैं, वो सिटीज़न हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स है उनके पास, वोटिंग राइट्स भी है, सब कुछ है, इंडिया के सिटीज़न भी हैं। लेकिन उनको जो है राइट्स मिला नहीं है। राइट्स जो है उनके लाइफ में दिखता नहीं है कहीं। तो यही है। तो सिविल सोसाइटी इज़ वेयर कॉर्पोरेट कैपिटल इज़ हेजेमोनिक। तो सिविल सोसाइटी में जो है कॉर्पोरेट कैपिटल जो है वो हेजेमोनी है, उसकी हेजेमनी है। और पॉलिटिकल सोसाइटी क्या है? स्पेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट कैपिटल। दैट्स इट। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। मैथ्स दीज में हमेशा बुक्स वगैरह पूछता ही है एग्जाम में। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना बर्दन, पॉलिटिक्स ऑफ गवर्न पार्था चटर्जी, नेशनलिस्ट थॉट एंड कॉलोनियल वर्ल्ड, नेशन इन फ्रैगमेंट्स, ये तीनों चटर्जी का है। अ क्रिटिक ऑफ पैसिव रिवॉल्यूशन एक एसीए था, ईपीडब्ल्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपा था, सुदीप्ता कविराज, जैसे कि हम पहले बताए। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी, अतुल गोयल। इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का बुक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। द पेनफुल ट्रांजिशन, बुर्जुआजी डेमोक्रेसी इन इंडिया, अजीन मनाई की किताब है। और डेमोक्रेसी डेवलपमेंट एंड द कंट्री साइड, अर्बन रूरल स्ट्रगल्स इन इंडिया, आशुतोष वार्ष्णेय की बुक है।
इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। और ये एक पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देंगे। क्वेश्चन पहला, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कांग्रेस सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, लार्जर डेमोक्रेटाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ नॉन एलिट्स, अपोजिशन पार्टीज वर्कड एज इंटरेस्ट ग्रुप्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है इस ऑप्शन के थ्रू। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट्स एंड थिंकर्स। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कांग्रेस सिस्टम, पॉलिटिकल सोसाइटी, डिमांड एंड कमांड पॉलिटी, क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी, और ये थिंकर्स हैं। इसको मैच दिस करना है कि कौन से कॉन्सेप्ट कौन से थिंकर का था। इस सारे दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले जो है हम इसका आंसर आपको एनालिसिस के साथ दे देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टीम जून पॉलिटिकॉन।